নমস্কার, দূরদর্শনের পর্দায় এই বিশেষ আয়োজনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শর্মিষ্ঠা আপনাদের সঙ্গে। আমাদের স্বাস্থ্যই কিন্তু মূল সম্পদ। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে আমরা কিন্তু অনায়াসে এই ভারতবর্ষে বা এই ত্রিপুরায় সমস্ত কাজেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবো এবং আমাদের আত্মনির্ভর ভারত, সুস্থ ভারত এবং সুস্থ ত্রিপুরা তৈরি হয়ে উঠবে। আমরা আজকে এই বিশেষ আয়োজনে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো, স্বাস্থ্য বিষয়ক কথা। আমাদের আজকের এই বিশেষ আয়োজনে যিনি আমন্ত্রিত হয়ে আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন, আপনাদের সকলের অতি পরিচিত हमारे राज्य के माननीय स्वास्थ्य दफ्तर के और फैमिली वेलफेयर के मुख्य सचिव श्री किरण गित्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच मौजूद हुए और आपको नए साल का बहुत बहुत बधाई सर। बहुत अच्छा लग रहा है आज इतने दिनों बाद आपसे फिर से हमें सौभाग्य हुआ बैठने का और बातें सुनने का। हमारे राज्य के स्वास्थ्य दफ्तर एक बहुत ही इतना वाइटल है, इतना बड़ा है और कह सकते हैं इसके ऊपर ही हम सब निर्भर हैं। छोटी सी एक बात आपसे सुनना चाहेंगे, स्वास्थ्य दफ्तर को लेकर नए साल में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे राज्य का जो स्वास्थ्य विभाग है, इसके स्वास्थ्य मंत्री हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी है और वो खुद डॉक्टर भी है। तो ये हमारा सबका सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे स्वास्थ्य मंत्री है और जो हमारे राज्य सरकार के 28 से 30 विभाग है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नीति आयोग को बताया था कि उनके जो प्रायोरिटी विभाग है उसमें से एक स्वास्थ्य विभाग आता है, इंडस्ट्री विभाग आता है, एक टूरिज़्म आता है, एजुकेशन आता है। तो हमारे राज्य में स्वास्थ्य विभाग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। एकदम एकदम सर। और ये स्वास्थ्य विभाग हमारे राज्य में सिर्फ हेल्थ नहीं, इसके साथ फैमिली वेलफेयर भी जुड़े हुए हैं और इतने इसके साथ बहुत विंग्स आपके साथ जुड़ा हुआ है। इतना बड़ा ये स्वास्थ्य दफ्तर है। हम पहले से सुनना चाहेंगे इसके जो मुख्य जो प्रायोरिटी जो है, जिसे हम कहते हैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ से को आप देखते हैं, वो आप सुनना चाहेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने 4 प्राथमिकताएं तय की है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारे राज्य के जितने 40 लाख सिटीजन्स है, ये सभी को यूनिवर्सल हेल्थ केयर, मतलब 100% जो हमारे सिटीजन्स है उनको कैशलेस क्वालिटी हेल्थ केयर प्राप्त हो। और इसके लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी उन्होंने लॉन्च की है। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारी दूसरी प्राथमिकता है कि ये 100% सिटीज़न को क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रदान करने के लिए जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है और जो ह्यूमन रिसोर्स लगता है, डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ, इसको उपलब्ध कराना। अच्छा। हमारी तीसरी प्राथमिकता है कि जो त्रिपुरा विशेष करके जो यहाँ पर जो डिसीज़ पाए जाते हैं, मदर एंड चाइल्ड केयर से लेके हमारे यहाँ पे टोबैको का च्यूइंग ज़्यादा है तो कैंसर का प्रमाण भी ज़्यादा है, ड्रग यूज़ है, एड्स है, टीबी है। तो ये विशेष जो यहाँ पे अभी जो नए जो जनरेशन में बहुत ही कम उम्र में हम देख रहे हैं कि बीपी, हाइपरटेंशन का भी दिखाया जा रहा है। ये हमारी तीसरी प्राथमिकता है। और चौथी प्राथमिकता हमारी ये है कि हमारे राज्य में ही मेडिकल एजुकेशन प्राप्त हो, तो मेडिकल एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। ठीक। और चाहे इसमें डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो, MBBS, MD, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या नर्सिंग एजुकेशन हो, फार्मासिस्ट हो, सभी एजुकेशन हमारे राज्य में ही। तो ये 4 प्राथमिकता लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय पिछले 3-3.5 साल से काम कर रहे हैं और हम सभी लोग इसी दिशा में काम कर रहे हैं। एकदम सर, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारी जो स्वास्थ्य दफ्तर है हमारे राज्य के बहुत ही बढ़ चुका है इसका डेवलपमेंट। पहले हम सुनना चाहेंगे, आपने जो पहली प्राथमिकता के बारे में बात किया है वो है हमारा यूनिवर्सल जो सर्विस है, वो कैसे हो रहा है हमारे त्रिपुरा में? तो आप जानते हैं कि 2018-19 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ हुआ था। तो उसमें प्रति कुटुंब को प्रति सालाना 5 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज मिलता है। तो हमारे राज्य में करीब 5.5 लाख फैमिली को करीब 15-16 लाख आयुष्मान कार्ड हमने दिए थे। आयुष्मान कार्ड। लेकिन
एक बड़ी संख्या इस स्कीम के तहत कवर नहीं होती थी, जैसे जिनका सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, उसमें उनका नाम नहीं है, या जो बीपीएल लिस्ट में नहीं है, प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। तो करीब 4-4.5 लाख फैमिली इसमें से कवर नहीं होते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2023 में ही निर्णय लिया कि जो लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कवर नहीं होते हैं, तो उनको राज्य सरकार अपनी स्कीम लाएगा और उस स्कीम में कवरेज देगा। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ही उसी के लाइंस पे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हमने चालू की, जिसमें ये 4-4.5 लाख फैमिलीज जो पहले स्कीम में कवर नहीं होते थे उसमें कवर किए गए। हमारा स्टेट पूरे देश में एकमात्र राज्य है जिसने कि हेल्थ इंश्योरेंस, जो मैंने बताया कि 5 लाख रुपए मिलता है आपको हर साल, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। मतलब कोई इनकम का कंडीशन नहीं है, कोई आपको समझो आप बिजनेसमैन है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी वो स्कीम ले सकता है। उसको फिर गवर्नमेंट का जो दूसरा जो रिम्बर्समेंट का स्कीम है वो नहीं मिलेगा, तो इस स्कीम में उसका भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है और इनकम का कोई लिमिट नहीं। तो ये आयुष्मान कार्ड जो मुख्यमंत्री द्वारा जो दिए गए हैं, इसमें सभी आ सकते हैं। एक बार हमने सुना कि मंत्री जी भी आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं, सारे लोग। तो इससे फायदा ये हुआ कि हेल्थ जो हमारी बेसिक नीड है, ये हेल्थ सर्विस आपको लेने के लिए, सुविधा लेने के लिए आपको कोई इनकम या कोई कैटेगरी SC ST OBC इसका कोई इसमें भेदभाव नहीं है। हाँ। तो इसके जरिए हम लोग अभी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी हमने 4.5-5 लाख कार्ड दिए हैं। तो कुल मिला के अभी पिछले 5-6 साल में हमने 280 करोड़ रुपया हमने सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर खर्च किया है। और इसके साथ सर, जो हमारे जो मेन हॉस्पिटल है, GB हॉस्पिटल है, IGM है, उनमें से क्या लोग वो फैसिलिटी ले पा रहे हैं ठीक तरीके से? इसका रेशियो क्या है सर? तो ये जो दोनों हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें आप चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं, प्राइवेट में जा सकते हैं। अच्छा। और इंडिया के जो 40,000 जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें भी आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये कैशलेस फैसिलिटी है। तो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके जो सब डिवीजन हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, या यहाँ पे हमारे स्टेट लेवल हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट के भी 6 हॉस्पिटल हमने यहाँ पे इसमें नोटिफाई किए हैं। और बाहर की तो भारत सरकार ने बहुत बड़ी लिस्ट इसमें दी है। तो करीब हमने देखा है हर साल करीब 1,40,000 लोग इस स्कीम का फ़ायदा लेते हैं। ये 1,40,000 लोग अगर आप देखिए, उनको अगर हमने खुद के खर्चे से अगर हेल्थ केयर लेना पड़ता था तो ये बहुत बड़ी एक रकम हमारे बहुत बड़ी रकम, मतलब करीब 1,000-2,000 करोड़ रुपया उसमें से। तो ये जो लोगों का जो आपने स्वास्थ्य पे अभी कोई खर्चा करने का जरूरत नहीं है आपके पास। अगर जेनरिक मेडिसिन काउंटर भी तो सभी जगह पे है। हाँ, तो इसमें जो ये जो स्कीम है, स्कीम में ही बोला गया है कि डॉक्टर जब कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा तो कंपनी का नाम नहीं देगा। अच्छा। वो केमिकल फार्मूला देगा कि ये कौन सी दवा है और कंपोजिशन क्या है। इसको बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। तो कोई कंपनी का नाम इसके ऊपर नहीं होता। तो और ये जो जेनरिक मेडिसिन है वो तुरंत उपलब्ध की जाए, इसके लिए हमने जैसे हमारा GB हॉस्पिटल में 3 काउंटर ओपन किए हैं। अब IGM में भी हमने 2 काउंटर ओपन किए हैं। हर जिला अस्पताल में हमने ये सब काउंटर ओपन किए हैं। तो कुल मिला के लोग इसके साथ बहुत खुश हैं। और आपको कोई भी हेल्थ की असुविधा हो तो लोग जाके अभी कैशलेस मोड में, मतलब आपको कोई पैसा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कार्ड लेके आपको हेल्थ की सुविधा प्राप्त करनी है। जेनरिक काउंटर पे कभी कभी सुनने को आता है कि वहाँ पे मेडिसिन क्या सभी मेडिसिन के अवेलेबल होते हैं सर? जेनरिक मेडिसिन की उपलब्धता होती है। कभी कभी अगर वो दवा नहीं होती तो आपको फिर वापस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि ये जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया वो मेडिसिन नहीं है, तो वो फिर आपको दूसरा मेडिसिन दे देते हैं। लेकिन कुल मिला के हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी PMJY CMJY का जो मरीज है या सरकारी अस्पताल में कोई भी मरीज आता है तो उसको उसकी दवा कम से कम 15 दिन की दवा हम लोग उसको डिस्चार्ज के वक्त हम लोग यहाँ से देते हैं। एकदम।
आज से 10 साल पहले जीबी और आईजीएम का जो माने लुक्स था, वो चेहरा था, वो आज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सारी सुविधा अभी जीबी पे जाके हम लोग देखते हैं कि जो पैरों से नहीं चल पाता उसके लिए व्हील चेयर से दौरान छोटे छोटे गाड़ी और सजावट और सभी कुछ सिस्टमेटिकली हो चुका है। रिसेप्शन से लेके अंदर जाते हुए सभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना वास्ट डेवलपमेंट, इतना वास्ट चेंजेस आ गया, ये भी अडेप्ट करना हमें बहुत ज़रूरी है। इस बारे में थोड़ी अगर आप बताएं। तो मैंने आपको जो दूसरी प्राथमिकता बताई कि हाँ। जो हमें अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना है तो हमारे पास एक अच्छा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हाँ। हमारे पास इक्विपमेंट होने चाहिए और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, जैसे कि ठीक। डॉक्टर है, टेक्नीशियंस है, फार्मासिस्ट है, जो हमारे फील्ड में काम करने वाले एमपीडब्ल्यू है, हमारे आशा कर्मी हैं। तो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जीबी हॉस्पिटल में जाइए तो हमने उसमें आगे जब आप एंट्री करते तो उसके साथ में हमारा ट्रॉमा और इमरजेंसी केयर है। फिर आगे जाने के बाद आपको सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मिलेगा, जिसमें कि हाँ। 9 सुपर स्पेशलिटीज़ अभी हम लोग यहाँ चालू की है। और इक्विपमेंट की बात की जाए तो हमारे एमआरआई से शुरू करके सीटी स्कैन एवं की अभी कैथ लैब भी हमारे पास है। और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, एकदम। जो कि किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए किसी को भी 35 से 40 लाख रुपए खर्च आता है और हमारे यहाँ पे मुफ्त की जाती है। अभी तक हमने 5 किडनी ट्रांसप्लांट की है, बहुत सारे लोग अभी भी वेटिंग में हैं। तो अभी हेल्थ साइंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एकदम। हाँ। और हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो जिन्होंने अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है, वो सब ये जानते हैं और उन्होंने हमें जो भी इक्विपमेंट चाहा है वो हमने जल्द से जल्द उनको उपलब्ध करने के लिए कोशिश की है। वैसे ही जीबी हॉस्पिटल में भी हमने मदर एंड चाइल्ड के लिए हम डेडिकेटेड हम लोग ब्लॉक बना रहे हैं, अच्छा, ताकि स्पेशली। 200 बेड का यहाँ पे सिर्फ गर्भवती माँ और बच्चे और उनका मतलब पहले 3 साल तक का ट्रीटमेंट होगा, जिसको हम लोग पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट कहते हैं। उसी तरीके से जीबी हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण हो रहा है। और कुछ कुछ लोग हैं जिनको है ना कॉर्पोरेट स्टाइल में उनको हेल्थ सर्विस चाहिए होती है। तो सरकारी अस्पताल में लोग ज़्यादा आते हैं, गरीब लोग आते हैं, तो कभी कभी वो बोलते हैं कि हमें स्पेशल चाहिए। स्पेशल हमें वार्ड चाहिए, हम लोग फीस भरने के लिए तैयार है। लेकिन जीबी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स है वो बाहर प्राइवेट में नहीं है, हाँ। तो वो यहाँ आने के लिए तैयार है। तो हमने इसके लिए भी ONGC के साथ हमने काम किया और उन्होंने हमें करीब 30 करोड़ का हमें सपोर्ट किया। हमने स्पेशल वार्ड का निर्माण हमने चालू किया है, ताकि आप ये वहाँ पे चालू हो चुका है सर? नहीं, अभी इसका काम चालू हुआ है। अच्छा। अगले 1.5 साल में इसका पूरा हो जाएगा। तो आप लोग फिर कॉर्पोरेट स्टाइल में भी अगर आपको जाके आपको वहाँ पे रहना है तो आपको स्पेशल आपको केबिन चाहिए, VIP केबिन चाहिए, हम लोग देंगे और उसके लिए आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी। उसी तरीके से जो IGM हॉस्पिटल है उसमें भी आपने देखा कि डेंटल कॉलेज हमने चालू किया 2022-23 में। तो डेंटल कॉलेज की नए बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, उनके लिए जो हॉस्टल्स का निर्माण हो रहा है। अभी वहाँ पे पहले 50 सीट थी, अभी वहाँ पे 63 सीट हो गई है। और हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी ट्राई कर रहे हैं डेंटल में। तो वहाँ पर भी हम लोग जो IGM को भी हम लोग जीबी की तरह जो वहाँ पे जो कोर्सेस है और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गई बात हमारे अगरतला की। लेकिन अगरतला के बाहर भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जैसे कि खोए जिला और सिपा जिला का निर्माण हुआ था 13 साल पहले, लेकिन 13 साल से वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं था। तो हमने खोए में अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भूमि पूजन किया और सिपा जिला का हम लोग अगले 2 महीने में काम शुरू करेंगे। तो जिला अस्पताल को सुदृढ़ करना, नीचे प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक हम लोग अच्छी बिल्डिंग, इक्विपमेंट, वहाँ पे डॉक्टर का पोस्टिंग करना। तो हेल्थ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब नहीं, सिर्फ सारे डिस्ट्रिक्ट पे शहर भी में नहीं। काम चल रहा है। तो हमारा उद्देश्य है कि जो अभी जीबी पे जो प्रेशर है, अभी डेली वहाँ पे 2 से 2,500 लोग आते हैं। रेफर भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। IGM में भी करीब 1,000 से 1,500 लोग आते हैं। तो करीब 4,000 लोग हमारे 8 जिलों से अगरतला में आते हैं। तो हमारी कोशिश है कि अगले दिनों में ये लोग अपने गांव में ही हेल्थ की अच्छी सुविधाएं पाए। तो अभी हमने इसके लिए डॉक्टरों का नियोग किया। तो करीब 214 हमने जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर का नियोग किया। हमने 45 स्पेशलिस्ट ऑफिसर का हमने नियोग किया। फिर करीब 200 लैब टेक्नीशियन हैं, इसमें हमारे फार्मासिस्ट है, MPW है। और आपने एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम सुना होगा,
कि हर गांव में अभी करीब 1100 के ऊपर हमारे गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ताकि आपको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, आपको मतलब कोई भी रोग होने से पहले वो रोग कैसे ना हो, इसके लिए योगा हो या बाकी प्रिवेंटिव आपको ट्रीटमेंट होती है वो लेनी है, उसके लिए हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का नियोग किया है। तो कुल मिला के हमने करीब 1500 से 2000 लोग हमने पिछले 3 साल में हेल्थ डिपार्टमेंट ने नियोग किया है। तो एक तरफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और एक तरफ हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स का भी हम नियोग कर आप रहे लोग बना रहे हैं। साथ ही हमारे जो रोग है, अभी जो लाइफस्टाइल हमारा चल, इसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ड्रग्स, ये सब बहुत बढ़ चुका है। इसके लिए कोई प्रिवेंट पाइए, कोई प्रिकॉशन आप लोगों ने कुछ सोचा है कि? हाँ, अभी हम देखते हैं कि बहुत ही कम उम्र में जो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या डायबिटिक्स या फिर कैंसर, टीबी, ये सब रोग हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने बहुत चर्चा की। तो हमारे राज्य में एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है हेल्थ में, उसको बोलते हैं मस्का। मस्का मतलब मुख्यमंत्री शिशु, शैशव और किशोर अभियान। वो हमने 4 साल से हमने बहुत ही अच्छा उसमें काम किया। 100% के ऊपर हमारा वैक्सीनेशन, लसीकरण उसमें पूरा हुआ। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी तरीके से हम लोग ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं, मतलब जो लाइफस्टाइल डिसीज़ होते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम ना करें। तो अभी पिछले हफ्ता में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक नई स्कीम लॉन्च की है। तो उसका नाम है मुख्यमंत्री निरामय आरोग्य अभियान। हाँ। मतलब 30 साल के ऊपर जितने लोग हैं, उन करीब 14 लाख के ऊपर जो हमारे 30 साल के ऊपर के लोग हैं, उनका स्क्रीनिंग करेंगे हम लोग कि उनमें क्या ब्लड प्रेशर है, क्या उसमें क्या। ये कहाँ पर होगा? तो नॉर्मल हॉस्पिटल में ही होगा? ये जो स्क्रीनिंग होगा हमारा हेल्थ सब सेंटर में होगा, जिसको हम लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं। अच्छा, आरोग्य मंदिर। और वहाँ पे अगर आपको बीपी या डायबिटिक या कुछ मिला, तो फिर हमारा एनसीडी क्लिनिक होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, तो वहाँ हम उनको रेफर करेंगे। वहाँ पे सेकेंडरी केयर होगी, प्राइमरी केयर होगी। ये और इन उसको जनरल अगर सबको करना है? ये 30 साल के ऊपर जितने लोग हैं उनको सबको स्क्रीनिंग करना है। और रोग स्क्रीनिंग हो या ना हो? क्योंकि स्क्रीनिंग के बाद ही पता चलेगा कि रोग है कि नहीं। ठीक ठीक। और इसके लिए अगर टर्शरी केयर चाहिए, स्पेशलिस्ट केयर चाहिए, तो वो लोग अगरतला आ सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि त्रिपुरा में जो हमारे जो समस्या, विशेष करके हमारे यहाँ पे तंबाकू का ज़्यादा सेवन होता है, तंबाकू का, तो इसमें ओरल कैंसर और बाकी भी तरह तरह के कैंसर यहाँ ज़्यादा होते इसके हैं। ऊपर भी तो सर अवेयरनेस वर्कशॉप हुआ है लगभग। हाँ, तो हमने एक स्पेशल कैंपेन किया था कैंसर के ऊपर। हाँ। दूसरा है कि ये ड्रग कॉरिडोर है म्यांमार से लेके यहाँ बांग्लादेश, तो इसमें हमारे त्रिपुरा के ज़रिए काफ़ी ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हमारे युवा कुछ इसमें मिसगाइड हुए हैं। तो ये ड्रग यूज़ के कारण भी एड्स और HIV में हमारा ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, तीसरा है कि जो ट्यूबरकुलोसिस की मैंने बात की, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक ऑब्जेक्टिव लिया है कि भाई टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त त्रिपुरा। एकदम। सो त्रिपुरा में जो हमारे 1176 पंचायत है, उसमें से करीब 619 पंचायत अभी टीबी मुक्त हो गए हैं। तो हमें और 500 को हमें टीबी मुक्त करना है। तो ये जो त्रिपुरा स्पेसिफिक जो हमारे कुछ रोग है, जिसके लिए पहले तो आप जानते थे कि मलेरिया, कॉलरा, डेंगू, ये सब डेंगू, बहुत ज्यादा था। मेनिंजाइटिस, हाँ। मतलब आपको न्यूज़पेपर में एक दिन में नहीं जाता था हाँ, कि डेंगू जिसमें से कि लोग मरते थे। मलेरिया में डेथ हुआ, डेंगू में डेथ हुआ। तो अभी ये सब कम हो गया है, बहुत ही कम डायरिया हो गया में है, भी। बहुत ही कम हुआ है। लेकिन जबकि हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कम हो गए हैं, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हम लाइफस्टाइल डिसीज़ बोलते हैं एकदम। कि हमारी थायराइड। जो जीवन शैली है उसमें जो बदलाव आया है, उसके कारण जो रोग हो रहे हैं। तो ये हमारे सामने जो बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए हमने ये नया स्कीम लॉन्च किया है 3 साल के लिए। तो साल में 2 बार हम लोग इसका स्पेशल कैंपेन करेंगे। तो आपके माध्यम से मेरा सभी जो हमारे त्रिपुरावासी है 30 साल के ऊपर जो है, सबको अनुरोध करूँगा कि हम आपके घर, आपके गांव में हमारी टीम आएगी और स्क्रीनिंग करेगी। और उनके ये पास मंदिर कहाँ पर सर अवेलेबल होगी? ये हर एक गांव में अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जिसको पहले हम लोग उप स्वास्थ्य केंद्र बोलते थे। कोई नंबर या फिर कोई तो कांटेक्ट की सुविधा? नहीं, हमारी NHM की हमारी हेल्पलाइन है। अच्छा। और हम लोग इसके ज़रिए प्रचार अभियान कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। तो आप सभी लोग स्क्रीनिंग करिए और डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपको रोग हुआ है तो स्क्रीनिंग में बाहर आएगा और आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। और अगर आपने स्क्रीनिंग नहीं की तो आप कैसे पता चलेगा, बहुत देर हो जाएगी। हम देखते हैं कि कैंसर में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3,
अगर आपको स्टेज 1 आने से पहले ही पता चलेगा तो आप लोग कैंसर को भी मात दे सकते हैं। एकदम एकदम सर, जो लास्ट पार्ट आपने बोला है, जो प्रायोरिटी के जो वो है कॉलेज की सुविधा, जो लोग, जो बच्चे अभी स्टडी में है, वो लोग एमबीबीएस करना चाहते हैं, नर्सिंग करना चाहते हैं, लैब टेक्नीशियन है, बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ है, इसमें से क्या क्या चेंजेस आए हैं सर? तो जो हेल्थ परिसेवा है, जो स्वास्थ्य परिसेवा है, वो कौन देता है? वो देता है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और हमारी नर्सेस और ये सब। इनका अगर हेल्थ एजुकेशन, जिसको मेडिकल एजुकेशन बोलते हैं, वो यहाँ नहीं होगा तो हमें ये लोग बाहर से लाने पड़ेंगे। ठीक। तो हमारे राज्य में पहले ये मेडिकल एजुकेशन ज़्यादा सुविधाएं नहीं नहीं थी। थी, हाँ। 2005 में जीबी पीएच में हमारा अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। फिर ये जो त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज जो हम हापानिया में उसका टीएमसी के है। स्थापना हुई। तो इसमें बहुत कम सीट थी, करीब 225 सीट थी। लेकिन पिछले 3 साल में हमने और 225 सीट इसमें ऐड सीट की किया है। संख्या बढ़ गई। तो अभी 450 लोग यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं 12th के बाद वो एमबीबीएस कोर्स हमारे स्टेट में कर सकते हैं। और अगले साल हमने और 100 सीट बढ़ाने के लिए जो हमारा अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें हमने अप्लाई किया है। तो जितने बच्चे डॉक्टर होना चाहते हैं तो कुछ तो पास होके बाहर जाएंगे और कुछ यहाँ पे काम करेंगे। साथ साथ जो नर्सिंग कॉलेजेस, हमारे 3 गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं और पिछले 3 साल में अभी हमने देखा कि 16 गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस हमारे स्टेट में आए हैं। तो 3 हो गए प्राइवेट कॉलेज और 16 गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये प्राइवेट कॉलेजेस। तो कुल मिला के मतलब 19 नर्सिंग कॉलेजेस जो है। तो नर्सेस का बहुत बड़ा शॉर्टेज है। जो अभी हमारे डायरेक्टर एम्स आए थे, जिन्होंने जीबी हॉस्पिटल और बाकी हॉस्पिटल को उन्होंने विजिट दी, तो उन्होंने एक रेशियो बताया कि हर बेड के साथ कितनी नर्स होनी चाहिए। ठीक। तो उतनी नर्स हमारे पास नहीं है। तीसरा है कि फार्मासिस्ट, तो जितने अस्पताल है या प्राइवेट शॉप्स है उसमें आपके क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होने चाहिए, लैब टेक्नीशियन होने चाहिए, ऑप्टोमेट्रिस्ट होने चाहिए। तो हमें स्वास्थ्य परिसेवा देने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स लगता है वो भी हमारे स्टेट में ही निर्माण हो। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने डेंटल कॉलेज से उन्होंने शुरू करके ये सभी कॉलेजेस का निर्माण किया और इसमें काफ़ी संख्या जो स्टूडेंट इंटेक था उन्होंने काफ़ी बढ़ाया है। एकदम सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो हमारे जो बच्चे, जो लोग कॉलेज में एडमिशन लेंगे एमबीबीएस करने के लिए, वो नर्सिंग करने के, इसमें जो उन लोगों का फीस क्या एक ही रहेगा या फिर कुछ बढ़ोतरी व कमी कुछ नहीं, होगा? इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक फ़ी होती है जो कि गवर्नमेंट ठीक करता है और प्राइवेट कॉलेजेस में जो फीस वो प्रपोज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि इसके लिए फ़ी रेगुलेशन कमेटी होती है। अच्छा। जो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के अध्यक्षता में ये कमेटी होती है। वो कमेटी देखती है कि जो प्राइवेट कॉलेज भी है उन्होंने जो फीस दी है वो ठीक है कि नहीं। जैसे उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उनका खर्चा कितना है, उन्होंने कितने जो गरीब टीचर्स लाए स्टूडेंट है हैं। वो लोग कुछ तो हम सुविधा लोग मिलेगा क्या? कोशिश करते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस भी वो भी रिजनेबल हो। और जैसे कि यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज पिछले साल में चालू हुआ तो उसमें हमने एक कंडीशन दी थी कि कम से कम 10 सीट जो हमारे मेरिटोरियस जो स्टूडेंट है उनको सरकारी जो कॉलेज में जो फीस है उस फीस पे मिले, तो मिल रहा है उनको। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना हो और प्राइवेट कॉलेज भी जो है उनमें भी फीस ज़्यादा ना हो ताकि हमारे लोग उसको पे कर सके। एकदम से। और अभी 2 कॉलेजेस का अभी यहाँ पे स्थापना करना बाकी है, एक आयुर्वेदिक कॉलेज अच्छा। और एक होम्योपैथिक कॉलेज। अच्छा। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय लिया है कि आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण उदयपुर में जो टेपानिया है तो वहाँ होगा और होम्योपैथी कॉलेज का निर्माण हमारे अगरतला में रेंटर्स कॉलोनी है वहाँ बहुत ज़रूरी था। तो ये 2 कॉलेज होने से आप बोल सकते हैं कि 100% हाँ। जो हेल्थ सेक्टर में जितनी मैन पावर लगती है एकदम वो हमारे राज्य में ही तैयार होगा। एकदम। और जब वो ये कॉलेज हो जाएगा पर स्टूडेंट जो पढ़ के निकलेंगे डॉक्टर होके, उनके लिए काम की सुविधा भी आप लोग देखेंगे, इसमें भी परिवर्तन आएगा शायद? क्योंकि जो मैंने बताया कि हमारा पहला उद्देश्य है कि हमारे त्रिपुरा के जो 40 लाख लोग हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य परिसेवा देना। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो
ये जो हमारा हेल्थ सेक्टर में जो अच्छा काम चल रहा है उसका प्रभाव हमारे आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट के लोग भी यहाँ पे आके हाँ, हेल्थ परिसेवा लेंगे, बांग्लादेश के लोग भी आके परिसेवा लेंगे, लेते भी थे। ये तो नेपाल सब तो कहते हैं ये नेपाल कॉरिडोर है, इससे आके सब जाते थे। नेपाल, भूटान, म्यांमार। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं कि त्रिपुरा एक हेल्थ हब बनेगा। हाँ, तो बाहर हमने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा कि हेल्थ टूरिज़्म हमारे राज्य में इतनी अच्छी नैसर्गिक ब्यूटी है, सीन है, ट्राइबल कल्चर है, हमारा यहाँ पे अच्छा टूरिस्ट प्लेसेस है। तो लोग आएंगे, ट्रीटमेंट भी लेंगे और टूरिज़्म भी करेंगे, तो हेल्थ टूरिज़्म भी बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से कि एक तो हमारे नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य परिसेवा देना और साथ साथ कि हमारे राज्य का जो डेवलपमेंट है उसमें भी हेल्थ सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। एकदम सर, पहले तो ये एक ट्रेंड था, कुछ भी हो जाए हम बाहर जाने की बात सोचते थे। अभी थोड़ा ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। नहीं, नहीं, हमारा जो अभी जीबी का जो मेडिकल बोर्ड होता है वो लोगों को बाहर रेफ़र करता था, तो उसमें भी बड़ी कमी आई है। हमने देखा कि पहले हर साल करीब 1300 से 1500 लोग बाहर रेफ़र हुए जाते थे, तो अभी पिछले साल 650 हो गए, तो करीब मुझे 50% गिरावट आई है। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी ऐसी बीमारी ना हो कि जिसकी ट्रीटमेंट यहाँ उपलब्ध नहीं है। एकदम। और हमने इसके लिए एम्स दिल्ली के साथ हमने टेलीमेडिसिन की हमने व्यवस्था की है। अगर कोई ऐसी क्रिटिकल बीमारी है जो कि हमारे डॉक्टर के पास उसका नॉलेज नहीं है, तो हम लोग टेली कंसल्टेशन करके एम्स के साथ हम लोग उनके डॉक्टर के सामने पेशेंट डॉक्टर बैठेगा और वो उसका जो रिपोर्ट वगैरह शेयर करेगा, उसके ज़रिए ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि जो बाहर का रेफरल है वो ज़ीरो हो जाए। একদম একদম বহুত বহুত বড়িয়া স্যার। আর যেহেতু আমাদের হাতেও বেশি একটা সময় নেই, আমরা অনুষ্ঠানের একদমই শেষের দিকে চলে এসেছি। तो जो लोग हमें देख रहे हैं आज, जो हेल्थ की सुविधा बहुत कुछ जानते हो फिर भी नहीं भी जानते हो और जिसे अवार्ड चाहिए, आप इनके लिए कोई अगर छोटी सी एक स्पीच रख दे या वार्ता रख दे तो बहुत अच्छा होगा स्वास्थ्य की तरफ से। मेरा सभी त्रिपुरावासियों को अनुरोध है कि पिछले कई वर्षों में हमने स्वास्थ्य परिसेवा में बहुत उन्नति की है। इसमें हमारे स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का नियोग हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या नए नए प्रोग्राम्स, और मेन है कि 100% नागरिकों को 5 लाख का हेल्थ कवरेज, ये सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो कि स्वयं डॉक्टर है उन्होंने उपलब्ध की है। तो ये कम खर्चे में आपके राज्य में ही, आपके गांव में ही ये सब हेल्थ सुविधा उपलब्ध है। इसमें हमने देखा है कि गरीब लोग अपना घर बेच के, ज़मीन बेच के बाहर जाते हैं हेल्थ परिसेवा के लिए, वहाँ पे जाके उनका बहुत हालत ख़राब होता है। बहुत सारे एजेंट भी हैं जो उनको मिसगाइड करते हैं। तो मैं आपको अनुरोध करूँगा कि आप जो आपके घर के पास जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे आप जाइए, डॉक्टर से मिलिए और उनकी एडवाइस से ही आप हेल्थ ट्रीटमेंट लीजिए। सभी हेल्थ ट्रीटमेंट त्रिपुरा में उपलब्ध है और सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बाहर जाना पड़े उसमें भी सरकार आपकी मदद करेगी। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारा खर्चा करें और खुद एक नए समस्या में पड़ जाए। स्वास्थ्य परिसेवा का मतलब है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने ये सब व्यवस्था आपके लिए की है, आप इसका लाभ उठाएं। एकदम सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। और सर आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक बात लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी कि हेल्थ की सर्विस लेने के लिए कोई ऐसा ऐप, कोई ऐसा नंबर जैसे कि लोग घर बैठे ही मोबाइल के द्वारा कनेक्ट हो पाए, ऐसा कुछ है क्या सर? हेल्थ में जो आपका जो गांव में जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, हाँ। वही हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अच्छा। तो आप जाइए, हर गांव में है, हर वार्ड में है, तो वहाँ जाके आपको पूरी जानकारी मिलेगी और वहाँ जो आपकी समस्या है उसको देख के वो फिर आपको बताएंगे कि आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाना है, जिला अस्पताल में जाना है, क्या आपको फिर अगरतला में आना है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हमारा हर गांव में उपलब्ध है, आप उसके ज़रिए आप अच्छी स्वास्थ्य परिसेवा लें। एकदम। और जाते जाते सर और एक लास्ट आपसे पूछना था कि जो लोग अभी हेल्थ के साथ जुड़ना चाहते हैं नौकरी के द्वारा, उनके लिए कोई अगर वार्ता हो सर? नहीं, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हमने काफ़ी नियोग किए हैं और भी आने वाले दिनों में करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर में भी आप देख रहे हैं सीजा हॉस्पिटल्स यहाँ आए हैं और भी कुछ हॉस्पिटल्स आने लगे हैं, प्राइवेट में नर्सिंग होम्स आई है। तो आप अच्छा
हेल्थ एजुकेशन प्राप्त करें और आपको चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे त्रिपुरा में हो, चाहे हमारे राज्य के बाहर हो, हाँ। उसमें कोई कमी नहीं है। तो एक क्वालिटी आप हेल्थ एजुकेशन आप प्राप्त करें और ये जो स्वास्थ्य परिसेवा है ये ईश्वर सेवा के बराबर है। तो आप निश्चित इसमें आप नियोग करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथ, आप इतना मूल्यवान समय हमें दिया और हम बहुत ही आनंदित हैं आज आपसे इतना कुछ जानने को हमें अवसर हुआ। बहुत बहुत ধন্যবাদ স্যার। আর দর্শক বন্ধুরা, এতক্ষণ আপনারা শুনলেন যে স্বাস্থ্য বিভাগ কিভাবে কাজ করছে, স্বাস্থ্য দপ্তর ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট কিভাবে তাদের পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। বলে না প্রিভেনশন ইজ দ্য বেটার দেন কিওর। তো আমরা যদি একটু নিজেকে প্রিভেন্ট করে রাখি, একটু সজাগ সচেতন হয়ে আগে থেকেই যত্নশীল হই, বা মুখ্যমন্ত্রী যে নিরাময় আরোগ্য যোজনাটা শুরু করেছেন যেটার মধ্য দিয়ে আগে থেকেই আমরা জেনে নিতে পারবো কিভাবে আমাদের কি সমস্যা রয়েছে, বা আমরা কতটুকু সুস্থ বা আমরা কতটুকু অসুস্থ, এই সমস্ত কিছুর জন্য কিন্তু আমাদের অবশ্যই স্বাস্থ্য বিভাগের যারা কর্মীরা রয়েছে তাদের সঙ্গে তাদের কথা মেনেই চলতে হবে, তাদের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। অনেক সময় অনেক কিছু হতে পারে, আপনার মনের মতো নাই হতে পারলো, কিন্তু তারপরেও স্বাস্থ্যকর্মীরা কিন্তু 24টা ঘন্টা আমাদের জন্য কাজ করে থাকে। আমাদের এই ভাবনাটা যদি থাকে তাহলেই আমরা সুন্দর, সুস্থ এবং ত্রিপুরা গড়ে তুলতে পারবো। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন। নমস্কার।